इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आपके साथ मैं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबके साथ में मैं हूँ साक्षी मिश्रा। तो आज मुंबई के बहुत ही खूबसूरत भक्ति पार्क में हम मौजूद हैं। यहाँ से आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर खबर, हर मॉर्निंग अपडेट, हर एक डिटेल के साथ में, रिपोर्ट्स के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो बने रहिए। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं फिट इंडिया की बड़ी खबर के साथ। आस्था के महापर्व छठ का आज समापन हो रहा है और इस बीच आज उगते सूरज को सभी महिलाएं अर्घ दे रही है और इसी वजह से घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जहाँ बहुत खूबसूरत तस्वीरें लगातार सामने आ रही है घाटों से। घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। उगते सूर्य के अर्घ के साथ महापर्व का समापन होगा। 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज समापन होने वाला है। व्रतियों के पारण के साथ संपन्न होगी ये छठ पूजा। तो देखिए, कल जहां अस्तांचल सूरज को यानी कि डूबते सूरज को अर्घ दिया गया था, आज वही उगते सूर्य को नमस्कार कर अर्घ दिया जा रहा है। सभी छठ व्रती आज उगते सूरज को अर्घ दे रही हैं और आज देश भर में छठ के पर्व के समापन के लिए घाटों को सजाया गया है और 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज समापन हो रहा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, छठ का पर्व बेहद अहमियत रखता है, खास करके जो लोग बिहार से आते हैं उनके बीच में छठ का खासा महत्व होता है। आस्था का महापर्व इसको कहा जाता है। लोग श्रद्धा भावना के साथ में व्रत रखते हैं। निर्जल व्रत रखा जाता है और सूर्य को अर्घ दिया जाता है। योगी हमारे साथ जुड़ चुकी, भावना किशोर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुकी है। आरटीओ से प्रेरित हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, सबसे पहले आपके पास आते हुए घाट से क्या तस्वीर आप सुबह सुबह दिखाएंगी? भावना, अगर आवाज पहुंच रही है आप तक तो जरा बताएं सुबह वहां पर क्या नजारा, क्योंकि आज छठ पूजा का जो महापर्व है उसका समापन होने वाला है। घाट पर आप क्या देख पा रहे हैं? इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आप देखिए कि छठ के समापन में किस तरह से छठ व्रती जो है उगते हुए सूर्य को जल दे रही हैं। पूरे परिवार के साथ आप ये तस्वीर देखिए, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर। 4 दिन के कठिन व्रत के बाद अब आज समापन हो रहा है और आज है प्रसाद का दिन। और आपको पता होगा कि आज प्रसाद में फल और ठेकुआ जो है वो दिया जाता है। और ये तस्वीर देखिए कि हर जगह, ना ही केवल गाजियाबाद की बल्कि दिल्ली एनसीआर के कोने कोने से इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। और बेहद ही खूबसूरत ये पल होता है कि 4 दिन के कठिन व्रत के बाद पूरे परिवार का सहयोग होता है इसमें। और इसके साथ ही आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बयां कर रही है कितनी खूबसूरती के साथ आज यहाँ पर व्रत का जो समापन हो रहा है। इसके साथ ही बताते चले कि ये गाजियाबाद की तस्वीर है, लेकिन देश के कोने कोने से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यहाँ तक कि अब विदेशों में भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, हर जगह छठ व्रत जो है वो मनाया जाता है। और इसी तरह से छठ व्रती जो है वो 4 दिन का व्रत रख के आज सुबह उगते हुए सूर्य को जल देने के साथ ही जो है वो आज समापन करती है। तो इस तस्वीर आप देखिए, ये यहाँ पे गाजियाबाद में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। और इसी तरह से जो लोग अपने घर बिहार या यूपी नहीं जा पाते हैं, जो अलग अलग जगहों से आते हैं, वो एनसीआर में जो रहते हैं, वो यहाँ पर कृत्रिम घाट किस तरह से तैयार किया जाता है लोगों के लिए, आप ये देखिए। कृत्रिम घाट तैयार करके यहाँ पर जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। और इसी तरह की तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। जी साक्षी। जी ठीक है भावना, गाजियाबाद से तस्वीरें आपने दिखाई, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। ऐसे में प्रेरित आईटीओ से हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रेरित, आप भी जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से आज समापन के लिए तैयारियां की गई हैं? आप बिल्कुल देखिए कि लोक आस्था का जो महापर्व है उसके समापन की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा आईटीओ से कि भगवान सूर्य की लोगों ने उपासना की। उन्हें सुबह उगते हुए के दौरान उन्हें अर्घ दिया गया और अर्घ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जो है ये समापन की और ये छठ का महापर्व जो है वो बढ़ चुका है। और कुछ लोग जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग जो है वो घाट से वापस अपने घर की ओर लौटने लगे हैं। वही कुछ लोग हैं जिन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की, उन्हें अर्घ दिया, उसके बाद पूजा की और अब वो जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि अब वो पारण कर रहे हैं।
और ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अपनी भव्यता और खूबसूरती को ये बखार रही है कि कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पहुंचे हैं और तो पिछले 4 दिनों से जो एक उनके भीतर एक उत्साह था और वो उत्साह कहीं ना कहीं उन लोगों के चेहरे पे दिख रही है कि उन्होंने छठी मैया की पूजा की। और छठ व्रतियों को देख सकते हैं कि अभी भी वो जो है वो घाट पे मौजूद हैं, लोग उनके सामने अर्घ दे रहे हैं। यहाँ कुछ लोग जल का अर्घ दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग दूध से भी अर्घ दे रहे हैं। और ये परंपरा, ये बेहद परंपरा है जो उत्तर प्रदेश और बिहार में खूब देखा जाता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, हर उस कोने में वो उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पूरे साल भर लोग इस त्योहार का इंतजार करते हैं कि कब से वो छठ आए और बिल्कुल उत्सव धर्मी की तरह इस त्योहार को मनाते हैं। और ये तस्वीर मैं आपको ITO घाट से दिखा रहा हूं कि किस तरीके से लोग यहाँ जो है वो इस समापन का भी आनंद ले रहे हैं। और यहाँ से लोग अपने अपने जो देखिए कि सिर पे जो दाली दौरा जिसको कहते हैं वो लेकर के अपने अपने जा रहे हैं। हम लोग छठ पूजा किए हैं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं, घर बनवाए हैं इलाहाबाद में। हम छठी मैया का पूजा कर रहे हैं, निर्जला व्रत के अर्घ दी आज में सूर्य भगवान को अर्घ दी पूरे फल ओल से। हे छठी मैया मधुश्री मधुश्री। और देखिए फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं देश के अलग अलग जगहों से। ये तस्वीरें जहां पर छठ के पर्व को लेकर खासा तैयारियां की गई हैं। फिलहाल लगातार आप देख सकते हैं कैसे घाटों को बेहद खूबसूरती के साथ में सजाया गया है। तो आस्था का सैलाब आप हर तरफ देख सकते हैं, गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, बेंगलुरु हो, पटना हो और साथ ही झारखंड रांची की खबर भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं घाट पर। क्या मंजर इस वक्त है, कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती हैं वो उमड़ी है। भावना किशोर के पास एक बार फिर से चलते। भावना, जब इतनी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं ताकि सभी को सहूलियत रहे? अब बिल्कुल आपको बता दें दीपिका कि देखिए इतना बड़ा त्योहार है, इसको देखते हुए सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ना ही केवल दिल्ली की अगर बात करें, अगर इस वक्त मैं NCR में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी यूपी पुलिस हर जगह पे तैनात है, जहाँ पर भी बड़ी संख्या में ये आप देखिए व्रत करने वाले लोग जो पहुंचे हुए थे। पिछले 4 दिनों से ये पूरा जो प्रोग्राम चल रहा है और इसको देखते हुए अगर आप बात करें तो हर जगह इसी तरह से सिविल डिफेंस की टीम जो है वो भी लगाई गई थी और इसके साथ ही यूपी पुलिस हर जगह तैनात है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम की हर जगह अगर बात करें तो CCTV कैमरे हैं। इसके साथ ही एक कंट्रोल रूम भी बड़े बड़े घाटों पे तैयार किया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों पे मॉनिटरिंग की जाए, ताकि कोई भी उपद्रवी अंदर ना पहुंचे किसी भी घाट पे या कहीं भी यहाँ पे छठ पूजा हो रहा है। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए यहाँ पर भारी संख्या में हर जगह हजारों की तादाद में ही भीड़ नजर आ रही है। और यहाँ पे तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरह से दूसरी तरफ जो प्रसाद देने का जो कार्यक्रम वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अब जो छठ व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ व्रत का समापन तो हो गया। और आपको प्रसाद की तस्वीर भी दिखाते हैं। ये बताइए कि आज प्रसाद में क्या क्या आप देने वाली है? जो लाई हूँ सब कुछ दूंगी। क्या थोड़ा बताइए कि आज क्या इंतजार होता है छठ व्रत का? केला, सेव, संतरा सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ। लेकिन ज्यादा इंतजार ठेकुआ का होता है लोगों हाँ, तो ठेकुआ भी मिलेगा। देखिए अच्छा ये बताइए, थकान है कि नहीं, खुशी है कि चलो अब व्रत हो गया? व्रत हो गया, खुशी है। देखिए अब चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए कैसे दिख रहा है छठ व्रती के, क्योंकि लंबा वक्त होता है, 4 दिन का कठिन तपस्या और उसके बाद अब ये समापन जो है वो आज हो गया है। जी तो देखिए भावना आपको तस्वीरें दिखा रही थी और किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। प्रशासन के द्वारा कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो घाटों पर मौजूद रहते हैं और अर्घ देने के लिए सूर्य देवता को वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और खास करके प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। तो हर किसी को इंतजार रहता है कि पर्व के समापन के बाद हर किसी को ये ठेकुआ प्रसाद जो है वो मिले। बहरहाल आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। गोरखपुर, प्रयागराज, बेंगलुरु, रांची, पटना, चेन्नई में छठ का महापर्व मनाया गया। और देखिए लगातार फिट इंडिया में तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। हर एक मॉर्निंग अपडेट आपके सामने रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। में छठ के महापर्व में बिहार के रोहतास से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर अर्घ देने के दौरान नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक अभी भी लापता हैं। और इस घटना की वजह से सभी लोग गमगीन हो गए। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मातम में बदला छठ महापर्व। नदी में नहाने के दौरान 3 छठी व्रती की मौत हो गई, जिसके बाद आस्था और भक्ति का माहौल अचानक से गम में बदल गया।
दिल दहला देने वाली ये घटना बिहार के रोहतास जिले की है, जहां सोन नदी में नहाने के दौरान 7 लोग डूब गए, जिनमें 3 लोगों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। पहली घटना तिलौथू थाना क्षेत्र की है, जहां अर्घ्य के दौरान एक छठी व्रती समेत 5 युवक डूब गए, जिसमें 31 साल के छठी व्रती की मौत हो गई, जबकि 4 युवकों को बचा लिया गया। बताया जाता है कि अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जा रहा था। इसी दौरान ये लोग सोन नदी में स्नान कर रहे थे, लेकिन गहरे पानी में चले जाने की वजह से सभी डूबने लगे। दूसरी घटना भानस थाना क्षेत्र के पिंपरा गांव की है, जहां छठ के मौके पर नहर में डूबने से 2 युवकों की जान चली गई। बताया जाता है कि दोनों ही युवक आपस में ममेरा फुफेरा भाई थे। दोनों युवकों ने इस बार छठ व्रत किया था। इस घटना के बाद छठ व्रत का उत्साह देखते ही देखते मातम में बदल गया। दोनों युवकों के शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाई है। युवक अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। अब खबर गुजरात के द्वारका से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर अचानक से एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से आसपास में अफरा तफरी मच गई। आपको दिखाते हैं कार में आग लगी कैसे और कार के अंदर जो लोग बैठे थे उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई, इस रिपोर्ट में। भयानक हादसा, कार बनी आग का गोला। ये तस्वीर खतरनाक है, ये तस्वीर खौफनाक है, ये तस्वीर डरावना है। द बर्निंग कार का ये वीडियो गुजरात के द्वारका का है, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही कार धू-धू कर जलने लगी। हालांकि जैसे आग की चिंगारी दिखी, कार में सवार सभी लोग बिना वक्त गंवाए बाहर निकल आए। फिर क्या था, चंद ही मिनटों में कार आग का गोला बन गई। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार में आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद फ्यूल टंकी फट गई और कार से पेट्रोल बहने लगा। स्थानीय लोग आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग बाल्टी से पानी डाल रहे हैं। गनीमत रही कि इस खौफनाक हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कार जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। आजकल हम देखते हैं कि बुलेट को और बाइक्स को मॉडिफाई करके साइलेंसर के जरिए जो साउंड पोल्यूशन क्रिएट करने की लोग कोशिश करते हैं। इंदौर पुलिस ने ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया। जी हाँ, इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने 500 से ज्यादा जो साइलेंसर्स थे उनको रोलर से रौंद दिया। विस्तार से देखिए पूरी खबर। बाइक में पटाखेदार साइलेंसर लगाकर सड़कों पर घूमते दिखे तो खैर नहीं। जी हाँ, इंदौर पुलिस ने 500 साइलेंसरों पर रोलर चलाया है। इंदौर की ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है और रोलर एक्शन की यह तस्वीर उसी की तस्दीक कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जमीन पर लाइन से 500 से ज्यादा साइलेंसरों को बिछा दिया गया, फिर रोलर चलाकर उसको नष्ट किया जा रहा है। बाइकों के मॉडिफाइड साइलेंसर गोलियों जैसी तेज आवाज और बुलेट की गड़गड़ाहट पैदा करते थे, जिससे साउंड पोल्यूशन की समस्या हो रही थी और शहर के लोग इससे परेशान थे। ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए इन बाइकों के साइलेंसर निकलवाए और उनके चालान भी काटे, जिससे सभी साइलेंसरों को नष्ट कर दिया गया। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि इस बेसिकली ये महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा से संबंधित मामला है, इसलिए इसको हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। सुबह सुबह का वक्त है और सभी लोग योग कर रहे हैं, क्योंकि फिटनेस का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसे में सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां से छुट्टा जानवरों को लेकर जानकारी मिली है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कभी अटैक कर दे रहे हैं, कभी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं गोंडा, जहां पर एक गौवंश गहरे कुएं में गिर गया और रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको भी दिखाते हैं। 30 फीट गहरे कुएं में गिरा गोवंश। एसपी नेता ने कड़ी मशक्कत के बाद गोवंश को कुएं से निकाला। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की हैं, जहां एक गोवंश गहरे कुएं में गिर गया। गोंडा जिले में लगातार छुट्टा जानवरों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद छुट्टा जानवरों से जुड़े हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के बल्लीपुर गांव का है, जहां एक गोवंश 30 फीट गहरे कुएं में गिर गया। आवाज सुनकर जब कुछ लोग वहां पहुंचे तो देखा
कि एक गोवंश कुएं में गिरा है। ये कुआं एसपी नेता सूरज सिंह के घर के पास बगल में स्थित है। गोवंश के कुएं में गिरने की खबर पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग कुएं के पास जमा हो गए। फिर क्या था, एसपी नेता सूरज सिंह गोवंश को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। बोरवेल से कुएं में पानी भरवाया गया। पानी का लेवल बढ़ने के बाद गोवंश ऊपर आ गया। फिर रस्सी से बांधकर उसको बाहर निकाला गया। एसपी नेता ने डॉक्टर को बुलाकर गोवंश का इलाज भी करवाया। जहां पर अचानक लगी आग की वजह से अफरा तफरी मच गई। दरअसल एक फार्मा कंपनी में आग लग गई। 12 लोग इस आग लगने की वजह से जख्मी हो गए। लेकिन फार्मा कंपनी में आग कैसे लगी और क्या आग पर काबू पा लिया गया है, सब कुछ इस रिपोर्ट में जानिए। एक तरफ आग लगी है तो दूसरी तरफ भागम भाग मची है। धू धू कर उठते इन लपटों को देखिए और उन लोगों को देखिए जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। जहां आग की लपटें उठ रही हैं, उसके करीब में ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर पड़े हैं। ये तस्वीरें देहरादून के विकास नगर की हैं, जहां के औद्योगिक क्षेत्र सेलाकोई में एक मेडिकल कंपनी में आग लग गई। दरअसल एलपीजी सिलेंडर लीक होने से अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। अचानक लगी आग की वजह से फैक्ट्री में काम कर रहे 12 लोग आग में झुलस गए। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये करीब 2:30 बजे के आसपास की है, जहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था। वहाँ पे अचानक से शॉर्ट सर्किट हुई और सिलेंडर में आग लगी, जिसके कारण अफरा तफरी मची। सब जगह भागे, सिलेंडर ब्लास्ट हुए। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, कम से कम 10-12 लोग अच्छे से झुलस गए। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। जरा बहुत जरूरी है, चाहे कैसे भी आप करें। बिल्कुल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मुंबई के भक्ति पार्क में कितनी खूबसूरती के साथ दुपट्टा लेकर के ये जो फीमेल्स हैं यहाँ पर वर्कआउट करती हुई अपने फिटनेस का ख्याल रखती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ कहा भी जाता है और आप भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा बागेश्वर से जुड़ी ये खबर है। दरअसल आप सबको पता है, वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत लगातार अपने चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस बीच 2 हिंदू धर्म गुरुओं ने अब सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठा दी है। बाबा बागेश्वर और देवकीनंदन ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या बयान दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। दो कथावाचक, दोनों ने भरी हुंकार। सनातन को मजबूत करने के लिए दोनों हैं तैयार। मत आओ कथा में, मत सुनो हमारे प्रवचन। तुम्हारी टीवी है, बंद कर दो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, हम हिंदुओं के लिए बोलेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। अब हमने विचार कर लिया, मंचों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। अब हम गांव गांव जाएंगे, पद यात्रा करके हिंदुओं को जगाएंगे, और जो छेड़ेगा उनको अब छोड़ेंगे नहीं। ये सनातन यात्रा जो निकल रही है वो सनातनियों को जागरूक करने के लिए है। हमारी धरती पर हमारा ही अपमान, हमारी धरती पे हमारे भगवान का अपमान, हमारी धरती पे हमारी बहन बेटियों का अपमान, हमारी धरती पे हमारी भावनाओं का अपमान, हमारी धरती पे हमारी पूजा पद्धति वेद पाठ का अपमान, ये सब जो हो रहा है इसको बदलने की आवश्यकता है। सुना आपने, ये 2 शख्सियत हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं, लेकिन अब ये दोनों एक ही काम में जुटे हैं। वो है सनातन को मजबूत करना, उसे एक करना। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए दोनों महात्मा अब यात्रा निकालने की तैयारी में हैं। देवकीनंदन ठाकुर दिल्ली चलो का नारा दे रहे हैं, तो वहीं बाबा बागेश्वर धाम अब गांव की ओर प्रस्थान करने की तैयारी में हैं और ये काम वो इसी महीने शुरू करने जा रहे हैं। इन दोनों की एकता एक और मुद्दे में सामने आई है, वो मुद्दा है वक्फ का। जी हाँ, बाबा बागेश्वर और देवकीनंदन ठाकुर दोनों ने वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग की है। इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा। या हम सनातन वालों को तो मकान एक जगह छोड़ दो, एक देश में दोनों रहते हैं, अभी रहते हैं तो हम भी रहते। या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। अगर इस देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपनी सब चीजों का रक्षण करेंगे। बाबा बागेश्वर और देवकीनंदन ठाकुर दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य एक ही है और वो है सनातन धर्म को संरक्षण देना, उसे मजबूत करना। यूपी के उन्नाव पहुंचे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने
सनातन बोर्ड गठन की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया और इसके लिए दिल्ली चलो का नारा भी दिया। साथ ही बड़ी संख्या में दिल्ली में साधु संतों के जुटने की भी अपील की। तो वहीं भीलवाड़ा में कथा कर रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने सनातन क्यों जरूरी है इस पर भी अपना पक्ष रखा और सुनिए क्या कहा। जैसे यहूदियों के देश में यहूदियों को एक पावर है कि आपको कोई भी देश अगर भगा देता है तो आप यहूदियों के देश में वापस जा सकते हैं। जैसे दुबई में सभी धर्मों के लोग रहते हैं पर विशेष पावर वहां के मुसलमानों को है। जैसे पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं पर विशेष पावर वहां मुसलमानों को है, वैसे ही भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये है। आज मान लो कनाडा के लोगों ने भगाया हिंदुओं को, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब अगर वो हिंदू भाग जाएंगे कहां जाएंगे? बांग्लादेश के हिंदू कहां जाएंगे? तो एक देश ऐसा होना चाहिए जो हिंदुओं के लिए होना चाहिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। दरअसल जब से वक्फ बोर्ड को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है तब से सनातन बोर्ड की भी मांग उठने लगी है ताकि सनातन धर्म से जुड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए। और ये लड़ाई धीरे धीरे ही सही लेकिन अब रफ्तार पकड़ने लगी है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से आपको ने एक दूसरे के कॉलर तक पकड़ लिया है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा आर्टिकल 370 से, जिसको लेकर एक खबर आपको दिखाते हैं। सदन में संग्राम हो रहा है। जनता के सवाल उठाने की जगह बवाल मचा है। माननीय मारपीट पर उतारू हैं। एक दूसरे को औकात दिखाने की तैयारी है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं, जो इन दिनों सियासी कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुका है और इसकी वजह है ये पोस्टर, ये मांग। दरअसल कश्मीर घाटी की एक पार्टी AIP के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराना शुरू कर दिया। बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। खुर्शीद अहमद शेख उन्हीं इंजीनियर राशिद के भाई हैं जिन्हें 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था और 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब खुर्शीद अहमद विधानसभा पहुंच गए हैं और पाकिस्तानी एजेंडे को हवा दे रहे हैं। खुर्शीद अहमद शेख ने जब 370 के समर्थन में पोस्टर लहराया तो बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। बीजेपी विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। वो सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। बैनर छीनने के बाद बीजेपी विधायकों ने इसे सदन में ही फाड़ भी दिया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक खुर्शीद शेख के समर्थन में आ गए और बीजेपी विधायकों से भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। बात इतनी बढ़ गई कि विधायकों ने एक दूसरे के कॉलर तक पकड़ लिए। मारपीट के बीच मार्शलों ने सभी को अलग किया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये सब कुछ देखते रहे। सदन से बाहर सुनिए CM अब्दुल्ला ने क्या कहा। नहीं तो हम पहले दिन ऐसा रेजोल्यूशन लाते जिसको वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते, फिर क्या फायदा होता। हम चाहते थे असेंबली से ऐसी आवाज आए जो मरकज को कल मजबूर करे हमसे बात करने के लिए। जो कल को मरकज नजरअंदाज ना कर सके। और वो आवाज आपकी कल असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला भले ही 370 बहाली के प्रस्ताव पास होने पर सीना ठोक रहे हों, लेकिन PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को माइलेज नहीं लेने देना चाहती। महबूबा मुफ्ती ने प्रस्ताव पेश होने के बाद ही कह दिया था कि ये एक आधा अधूरा प्रयास था और इस प्रस्ताव को बेहतर तरीके से लाया जा सकता था। सुनिए महबूबा मुफ्ती ने अब्दुल्ला सरकार की मंशा पर क्यों सवाल उठाए। अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए।
और इसी के साथ में अब बारी हमारे झटपट सेगमेंट की, जिसमें सिर्फ 2 मिनट में सुपरफास्ट सवाल ये है कि आखिरकार राहुल गांधी ने अपने लेख में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी वजह से 2 राज परिवार भड़क गए। आपको दिखाते हैं। थोड़ा तथ्यों की जानकारी तो कर लीजिए, हिस्ट्री की नॉलेज तो अपनी थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए। आपको कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ जातियों को तोड़ो, सब एक ही समाज में लड़ाइयां कराओ। इस जुबानी ताप को महसूस करिए, नाराजगी को समझिए, जो किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ है। उन्हीं के इतिहास की जानकारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और हिंदू धर्म में फूट डालने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि भला क्यों राहुल से इतनी नाराजगी बढ़ गई है? तो इस सवाल का जवाब है ये लेख। दरअसल इस लेख में नेता प्रतिपक्ष ने राज परिवारों पर निशाना साधा है, जिसको लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना लेख साझा करते हुए लिखा कि अपना भारत चुने, विपक्ष खेल या एकाधिकार, नौकरियां या कुलीन तंत्र, योग्यता या रिश्ते, नवाचार या धमकी, बहुतों के लिए धन या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। मैं इस बारे में लिख रहा हूं कि व्यापार के लिए एक नया समझौता सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये भारत का भविष्य है। परेशानी इन लाइनों से नहीं है, असल दिक्कत तो पोस्ट किए गए उस लेख से है, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को चुप करा दिया था। ये अपने व्यापारिक कौशल से नहीं बल्कि अपने दबदबे से चुप कराया गया था। कंपनी ने हमारी अधिक लचीले महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके, रिश्वत देकर और धमकाकर भारत का गला घोटा। इसने हमारे बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया। हमने अपनी आजादी किसी अन्य राष्ट्र से नहीं खोई, हमने इसे एक एकाधिकारवादी नियम से खो दिया, जिसने एक जबरदस्ती तंत्र चलाया। अब जब हमला राजघरानों पर होगा तो फिर पलटवार तो होगा ही। सुनिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने इस पर क्या पलटवार किया है। जो राहुल गांधी के लेख में उन्होंने कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने जिस तरह से राज परिवारों को जिस तरह से कहा है कि इन्होंने रिश्वत ली और बहुत ही उल्टा सीधा कहा है, उनको क्या है कि हिस्ट्री की जानकारी नहीं लगती और जिस तरह से उनको जानकारी लेनी चाहिए, वो एक पार्लियामेंटेरियन है। इस तरह की बात कहने से पहले उनको पूरे तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। जो राज परिवार है उनके कंट्रीब्यूशन सब जानते हैं। दिया कुमारी ने राहुल गांधी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए निशाना साधा है और लिखा है कि नफरत फैलाने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी का भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञान और उसका औपनिवेशिक मानसिकता सभी सीमाओं को पार कर गई है। एक तरफ राहुल गांधी के लेख पर विवाद हो रहा है, हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने लेख के समर्थन में एक दूसरा पोस्ट भी कर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे लेख के बाद कई प्ले फेयर बिजनेस मुझे बता रहे हैं कि एक सीनियर मंत्री फोन कर रहे हैं, उन्हें पीएम मोदी और सरकार के कार्यक्रमों के बारे में सोशल मीडिया पर अच्छी बातें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरी बात बिल्कुल सही साबित होती है। मतलब सियासी खेल जारी है। एक और राहुल के लेख का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने लेख के जरिए सियासी हलचल मचा रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही देश के करीब 50 जगहों में उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। ऐसे में राहुल के इस लेख को उन्हें कमजोर की आवाज साबित करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या फिर खत्म किया जाएगा, इसको लेकर आज बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज फैसला आएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, 7 जजों की संविधान पीठ अपना फैसला सुनाएगी। एमयू को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। फैसले का असर जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी पर भी पड़ेगा। एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर ये बड़ी खबर, अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या फिर खत्म होगा, इसी को लेकर आज कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ अपना फैसला सुनाने जा रही है, जिसके ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर ये जानकारी।